हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना, संगठन और न्यायाधीशों की शक्ति, कार्य क्या क्या होता है, इन सारी प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे कि कैसे ये स्वतंत्र है और किस प्रक्रिया के द्वारा इसे स्वतंत्रता जो है विधायिका और कार्यपालिका से अलग है, और इन दोनों से जो है कैसे ये स्वतंत्र है और किस प्रकार से ये किसी भी अंग या फिर जो राजनीतिक परिपाटियां हैं इन लोगों से कैसे ये स्वतंत्र हो करके जनता के लिए जो है ये काम करते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय, अपील का एक सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक माना जाता है। अतः इसे सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है। तो यह कार्यकारी यानी मंत्रियों की परिषद और विधानमंडल यानी संसद, इन दोनों के अतिक्रमण, दबावों और हस्तक्षेपों से मुक्त होना चाहिए, और ये मुक्त है। इसे बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसकी क्या अवधारणा है न्यायिक स्वतंत्रता की, इसे आइए आज हम लोग जानते हैं। हम न्यायालय पर इसलिए भरोसा कर पाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि न्यायालय किसी के पक्ष में किसी का पक्ष नहीं लेगा और किसी के दबाव में भी नहीं आएगा, और फैसले जो लेंगे वो किसी के पूर्व आग्रह के बिना ही लेगा। क्योंकि पहले जो है ये इनके मन में कुछ है या फिर किसी के दबाव में या फिर किसी के सहयोग से जो है किसी भी प्रकार के ये पूर्व आग्रह के बिना ही जो है ये फैसला देंगे। न्यायालय की जो इस प्रकृति को कायम रखने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है तो वो न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। न्यायिक स्वतंत्रता का सीधा मतलब यही होता है कि न्यायपालिका को सरकार की अन्य शाखाओं से सरकार के निजी या पक्षपातपूर्ण हितों से स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसे जो है हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है इसलिए अपनाया जाता है ताकि न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संविधान की सर्वोच्चता को बचाते हुए अपने न्यायिक विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहे, भले ही वे निर्णय राजनीतिक रूप से कितने ही अलोकप्रिय हो या शक्तिशाली हितों द्वारा विरोध करता हो, लेकिन ये जो है स्वतंत्र है और इसे स्वतंत्र रहना भी चाहिए। निर्णय में निष्पक्षता, स्वतंत्रता और तर्कशीलता न्यायपालिका की ये पहचान है। कहा जाता है कि यदि निष्पक्षता न्यायपालिका की आत्मा है तो स्वतंत्रता जो है इसकी जीवनदायिनी है। स्वतंत्रता के बिना निष्पक्षता पनप नहीं सकती है। इससे आप या हम समझ सकते हैं कि न्यायिक विचार की स्वतंत्रता कितना अहम है। अब जो है उच्चतम न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले कुछ घटक है जिसके तहत न्यायालय जो है स्वतंत्र है, जिसमें कि पहला है नियुक्ति का तरीका। कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है कॉलेजियम सिस्टम का। पिछले क्लास में मैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूरा विस्तार से बता चुकी हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे इसका चर्चा कर देते हैं, जिसमें कि कॉलेजियम सिस्टम है, सबसे बड़ी रोल होता है इसके जो नियुक्ति का तरीका को सुनिश्चित करने में। तो कॉलेजियम सिस्टम का जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसके अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं।
और ये व्यवस्था अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, जो कि यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्ति राजनीति पर आधारित नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये किसी की नियुक्ति किस प्रकार से होगा जिसमें कि कोई राजनीतिक का दबाव नहीं हो और फिर किसी का ट्रांसफ़र करना हो, तो यही कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होगा। अब जो इसका दूसरा घटक है वह है कार्यकाल की सुरक्षा के मामले में उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटा सकता है। उन्हें संविधान में लिखित या उल्लिखित प्रावधानों के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि यदि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के दया पर निर्भर नहीं होता है। ये व्यवस्था कितना कारगर है इसका अंदाज़ा हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि अब तक उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हुए हैं उसे जो है कभी हटाया नहीं गया है। तीसरा जो घटक है निश्चित सेवा शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और सिवाय वित्तीय आपातकाल के इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस तरह उनको सुविधाएं प्राप्त है जो कि पूरे कार्यकाल तक रहती है। चौथा जो घटक है संचित निधि से व्यय के मामले में उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता। अब है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन और कार्यकालीन व्यय, यानी कि जब तक वो पोस्ट पर है उस समय का जो व्यय है, यानी जो इन्वेस्ट है, और भत्ता और पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसका मतलब ये है कि संसद द्वारा इन पर चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन मतदान जो है नहीं की जा सकती है। पांचवा जो घटक है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकता है। महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या विधानमंडल में जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनके ऊपर बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि न्यायालय में न्यायाधीश किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह मामले को डील करता है, ये सब उसके मसले हैं। इस पर संसद को कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर टिप्पणी करने का या बहस करने का। छठा जो घटक है सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। यानी कि जब न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो उनको भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय अपने भविष्य में होने वाले लाभ का ध्यान ना रखे, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। इसके लिए जो है हम लोग हाल के मामले को देख सकते हैं जहां की जस्टिस रंजन गोगोई ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी लाभ को स्वीकार किया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है, यानी कि किसी भी तरह का किसी भी कोर्ट में वो फिर से वकालत नहीं कर सकते हैं। और ये जो जस्टिस रंजन गोगोई है और ये कोई नई बात नहीं है जो कि जस्टिस रंजन गोगोई को जो राज्यसभा का सदस्य जो बनाया गया है, तो इसके पहले भी जो है कई जो मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिन्हें कि रिटायर होने के बाद जो है राज्यसभा का सदस्य जो है दिलाया जाता है। और फिर राज्यसभा की सदस्यता जो दो प्रकार के जो होते हैं, जिसमें कि एक तो चुनाव होकर के आते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और दूसरा जो है एक जो है मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत में जो राज्यसभा के 12 सदस्य हैं तो उसमें भी कुछ जो है कंडीशन है, जैसे कि कोई कला में
कला के क्षेत्र में या वैज्ञानिक हो या फिर इसी टाइप से किसी में अगर कुछ विशेषता अगर है तो उसे मनोनीत किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जस्टिस रंजन गोगोई को मनोनीत किया गया है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मनोनीत मेंबर है। तो ये अपवाद में है, अपवाद भी इसे कह सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें परेशानी नहीं है। 7वां है कि अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, यानी कि उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे, यानी जो उसकी अवहेलना करे। इसके लिए उच्चतम न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का सहारा लेता है। ये एक जो है अधिनियम है, इसका जो है अगर कोई उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अगर उसकी अवमानना करते हैं तो ये जो है इस एक्ट का सहारा ले सकती है, जिसमें कि सारी बातें लिखी हुई है, सारी बातें 1971 के अधिनियम में, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल अवमानना मामले में कितनी सज़ा होगी इत्यादि के बारे में। कुल मिलाकर इसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्यों एवं फैसले की किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती है, कम से कम गलत तरीके पर साक्ष्यों के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसका जो 8वां जो घटक है यह है अपना स्टाफ नियुक्त करने की उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता है, यानी इनको कितने स्टाफ की ज़रूरत है उस स्टाफ को नियुक्त करने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतंत्र है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार है, वह उनकी सेवा शर्तों को भी तय कर सकता है। अगला जो घटक है, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। संसद जो है उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में वृद्धि तो कर सकती है, लेकिन संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और उसके बाद जो है अभी इसे जो है आगे कंप्लीट किया जाएगा। इसका जो 10वां है कार्यपालिका से अलग, यानी कि ये जो कार्यपालिका जो संसद का जो ये जो यहाँ पर जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, तो ये जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका से बिल्कुल ही अलग है। शक्ति के बंटवारे के आधार पर जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ का जिक्र किया जाता है, जिसमें कि तीनों एक दूसरे पर जो है थोड़ा बहुत डिपेंड रहते हुए एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियां नहीं दी गई है। न्यायपालिका को कार्यकारी शक्ति थोड़ा मोड़ा जो है इसको ये शक्तियां प्राप्त है, लेकिन चूँकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने दिए गए आदेशों का पालन भी करवाना पड़ता है, तो इसीलिए कभी कभी वे कार्यकारी काम करते हुए भी नज़र आते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना की दूसरी लहर के समय उच्चतम न्यायालय ने इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके कुछ कार्यकारी आदेश भी दिए थे, जैसा कि हम लोग ने देखा। तो इन सारी बातों को हमने समझ लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस प्रकार से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए और अपना काम करने के लिए। अब हम अभी पढ़ेंगे ये रिट क्या होता है। जो रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये कैसे जारी किया जाता है, क्या इसके पास शक्तियां हैं, इन सारी बातों को जानते हैं। सबसे पहले रिट क्या है इसे जानते हैं। रिट जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय को प्राप्त एक प्रकार का विशेषाधिकार है, जो कि उच्चतम और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने एवं इन्फोर्समेंट कराने की शक्ति देता है, यानी परिवर्तन कराने की शक्ति देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिट एक लिखित औपचारिक ऑर्डर है। ये ऑर्डर देता है लिखित रूप में, जिसे किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाता है।
भारत में ये संस्था है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। अब है कि मूल अधिकार तब तक किसी काम का नहीं रह जाता है जब तक उसे संरक्षण ना मिले और उसे लागू कराने के लिए कोई प्रभाव या प्रभावी मशीनरी ना हो। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एक मशीनरी की तरह कार्य करता है और रिट जो है उसका एक टूल है जिसकी मदद से वे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूल अधिकारों का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। यहाँ इस बात पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि अनुच्छेद 32 जो है वो स्वयं एक मूल अधिकार है, इसीलिए उच्चतम न्यायालय जो है इसे नकार नहीं सकता है। अब आइए हम जानते हैं कि रिट कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का होता है। तो रिट जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सेम होता है और ये जो है 5 प्रकार का होता है, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब आइए इसे हम एक एक करके जानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका मतलब होता है प्रस्तुत किया जाए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो बंद है उसे प्रत्यक्षीकरण, उसे प्रत्यक्ष में जो है लाया जाए, यानी प्रस्तुत किया जाए या सामने लाया जाए। तो अगर किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन हिरासत में रखा गया है तो उस व्यक्ति ने मूल अधिकारों के हनन के बेसिस पर याचिका दायर करती है और न्यायालय जो है इस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है रिट जारी करके उसे जो है सामने लाने का आदेश देता है। दूसरा जो है, अगर न्यायालय हिरासत को कानून सम्मत नहीं पाता है तो फिर उस व्यक्ति को तुरंत ही रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अगर हिरासत कानून सम्मत है तो रिट जारी नहीं किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पहला है कि हिरासत विधि सम्मत हो तो जारी नहीं होगा। दूसरा है कि अगर कार्यवाही किसी विधान मंडल या न्यायालय की अवमानना किया हो तब भी नहीं होगा। तीसरा है कि अगर हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अगर बाहर हुई है तब भी नहीं होगा। दूसरा जो है परम आदेश है। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। यह एक ऐसा आदेश है जो सार्वजनिक इकाइयाँ, पब्लिक यूनिट्स जो है, अधीनस्थ न्यायालयों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, निगमों और प्राधिकरणों और सरकार को ये जो है जारी किया जाता है। और ये क्यों जारी किया जाता है? क्योंकि जब न्यायालय को ये लगता है कि ऊपर लिखित संस्था या संस्थान ठीक से अपना काम नहीं कर रही है, या फिर जब कोई व्यक्ति कोई काम लेकर इस संस्था या संस्थानों के संबंधित अधिकारी पास जाते हैं तो वे उसे मना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में परम आदेश जारी किया जाता है ताकि उनसे उसके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके और ऐसी गलतियों को सुधारा जा सके। तीसरा जो है प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि जो ऊपर के न्यायालय है अपने से नीचे यानी अधीनस्थ, अपने से नीचे वाले को ये कोई भी काम करने के लिए जो है उसे रोकने का अधिकार होता है। और अधिकार इसलिए होता है कि अगर जो अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय को हाई कोर्ट जो है रोक सकता है और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट
ऐसा कहे कि आप हाईकोर्ट को कि आप जो ये काम कर रहे हो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये आपका अधिकार में नहीं आता है, तो ऐसा करने से रोक सकता है। जैसे कि अगर कोई अनुमंडलीय न्यायालय किसी दोषी को फांसी की सज़ा सुना दे तो उच्च न्यायालय उसे रोक सकता है। यहाँ ये बात याद रखने योग्य है कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, किसी अन्य प्राधिकरणों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। यानी ये हर जगह लागू नहीं होता है, सिर्फ न्याय मामले में ही इसे लागू किया जाता है। आगे जो है उत्प्रेषण है। ये उत्प्रेषण का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित करना या सूचना देना। ये भी कुछ कुछ जो है प्रतिषेध की तरह ही है, पर इसमें जो मुख्य अंतर है वे है कि जहाँ प्रतिषेध किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए रोका जाता है, तो वहीं उत्प्रेषण जो है एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण के लिए जारी किया जाता है। कैसे किया जाता है, मान लिया जाए, उदाहरण के रूप में, माना नहीं है, ये रियल में है, जैसा कि हम लोग बिहार का जो है हम उदाहरण ले रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाली जो घटना थी, शेल्टर होम में जो बच्चियां के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, तो उसमें जो है हाई कोर्ट में जो है इसका काम चल रहा था। इसके ऊपर हाई कोर्ट में जो केस दर्ज किया गया था, तो हाई कोर्ट के द्वारा ही जो है इसके ऊपर काम हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा या फिर जाना किसी भी तरह कि हाई कोर्ट जो है इस मामले को लीपापोती कर रही है या फिर इसे दबाने का काम जो है हाई कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उस मामले को अपने पास जो है मंगा लिया। तो इसे जो है हम उत्प्रेषण कह सकते हैं, इसे ही उत्प्रेषण कहा जाता है। या फिर कोई अन्य मामला है, जैसे कि एक भागलपुर का ही उदाहरण लेते हैं, सृजन घोटाला। अब सृजन घोटाले के मामले में जो है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दर्ज किया गया, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस मामले को हाई कोर्ट ने जो है अपने यहाँ मंगा लेता है, तो इसे ही जो है हम उत्प्रेषण कह सकते हैं। अब जो है पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, वैसे इसे जो है राइट ऑफ इंक्वायरी भी कहा जाता है, यानी इंक्वायरी का अधिकार, जिसके तहत न्यायालय ये जांच कर सकता है कि कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद पर है तो वे उस पद पर रहने के अधिकारी है या नहीं। या फिर इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस पद पर रहते हुए जो निर्णय लिए हैं वो लेने के अधिकारी है या नहीं। यानी कि मान लीजिए कि किसी नौकरी के मामले में अगर कोई किसी का नियुक्ति हो जाती है और किसी का नहीं होती है, अगर जिसका नहीं होता है तो उन्हें अगर कुछ गलत पता है, कोई गलत बात पता है कि हमें जो है किसी दुर्भावनाग्रस्त से जो है हमें छांटा गया है या हमें गलत तरीक़ा से छांटा गया है, तो वो जो है केस फाइल कर सकता है। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा के मामले के द्वारा जो है उसे ऐसा करने से रोक सकता है और उसे ये भी कह सकता है कि ये जो है आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसे ही जो है हम रिट कह सकते हैं और आज जो है रिट भी ख़त्म होता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी प्रक्रिया है, इन तीनों वीडियो को, तीनों क्लास के माध्यम से इसमें जितनी भी प्रक्रिया
आता है और जितने भी बात इसमें है उन सारी बातों को हमने एक एक करके रखा है। इससे बाहर सुप्रीम कोर्ट के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ जो है हम सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे जो है हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाऊँगी।